उनको बुलाओ ना, श्री मैडम को। वो कहाँ गया? अपन वो स्टार्ट किए थे ना, जूम प्लेस हो रहा है। श्री मैडम वो कहाँ गया जो अपन ने यूट्यूब यूट्यूब इसको गूगल कर। हाँ, इसको ओके। से क्वेश्चन, हाँ स्टार्ट कर। सविता मैम, Yes, वी ma'am. आर ऑन लाइव, प्लीज स्टार्ट। Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. मैं मिसेस सविता रानी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोलंबिया कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी एक बार पुनः ऑनलाइन मोड पर लेक्चर सीरीज के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के चौथे दिन के कार्यक्रम में उपस्थित रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, वाइस प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर यामिनी साहू मैम, कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, वाइस प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर आभा दुबे मैम, आज की हमारी स्पीकर रिस्पेक्टेड मिसेस रंजना ठाकुर मैम, साथ ही उपस्थित ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर पीपुल स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत और अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए आज के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के चौथे दिन की हमारी एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड मिसेस रंजना ठाकुर मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक चाइल्ड वर्क वर्सेस चाइल्ड लेबर पर आधारित है। बाल अधिकार एवं बाल श्रम से संबंधित हमें जो भी जानकारी मिलेगी, आशा करते हैं कि हमारे छात्राध्यापक उससे लाभान्वित होंगे। अतः मैं मैम का स्वागत करती हूँ और उनको लेक्चर के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मैम। Thanks, Savita ma'am. Good afternoon, everyone. Honorable Principal ma'am, Dr. Anuradha Shukla ma'am, Royal College, Rajnandgaon, Dr. Yamini Sahu ma'am, Vice Principal, Honorable Principal sir, Columbia College, Dr. Arun Dubey sir, Honorable Vice Principal Madam, Dr. Abha Dubey ma'am, and both of faculty members and pupil teachers. मैं आप सबका इस ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के इस गेस्ट लेक्चर में मेरा टॉपिक है चाइल्ड वर्क वर्सेस चाइल्ड लेबर। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है चाइल्ड लेबर एंड देयर राइट्स। अब ये जो टॉपिक है ये चाइल्ड वर्क वर्सेस चाइल्ड लेबर के अंतर्गत है। तो इसमें हम देखते हैं कि चाइल्ड वर्क क्या है, क्या होता है बच्चों का कार्य। हमने देखा कि गांधी जी का जो एक मेन उद्देश्य था, एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो बच्चे काम करें, कैसा कार्य? ऐसा कार्य जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास हो। तो इसके लिए कहा गया कि अब चाइल्ड शब्द क्या होता है, बालक शब्द क्या है। तो हम देखें कि बालक शब्द को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। उसमें जो है चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अनुसार बालक वह व्यक्ति है जिसने अपने आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है। वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है, अर्थात जब तक वह 13 वर्ष 364 दिनों का है तब तक बालक कहलाता है। जब कोई बालक, चाहे लड़की हो या लड़का,
ऐसा श्रम करता है जिससे उसके खेलने और पढ़ने में बाधा पड़े, तब वह बालक बाल श्रमिक कहलाता है। बाल श्रमिक वह बच्चा है जो 14 वर्ष का भी नहीं हुआ है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी या पारिश्रमिक लेकर अथवा बिना पारिश्रमिक के कार्य कर रहा है। उसके बाद हम दूसरा डेफिनेशन देखेंगे स्वयंसेवी के अनुसार। इन्होंने कहा वह बालक जो पूरे समय शाला नहीं जाता है बाल श्रमिक है, क्योंकि बालक बचपन में बालपन में दो ही कार्य करता है, एक स्कूल जाना और दूसरा घरेलू काम। यदि बालक स्कूल नहीं जाता है तो वह घरेलू कार्य करता है और यह घरेलू कार्य ही धीरे धीरे उसे बाल श्रमिक के श्रेणी में खड़े कर देते। अब हम देखें कि ये जो मतलब हमारा डेफिनेशन था, इसका कारखाना फैक्ट्री जो एक्ट है 1948, इसमें कहा गया है कि जो बालक की एज है 14 to 15 ईयर, ये बालक के जो बालक है उनको बालक, और 15 to 18 ईयर्स के जो लोग हैं उनको किशोर कहा जाता है। खदानों में हमने देखा 15 से 60 ईयर के श्रमिकों को काम में लिया जाता है, उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम देना एवं इन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित कार्य इनसे कार्य संपन्न करवाना गैर कानूनी है, यानी यह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। लेकिन इस नियम में कुछ अपवाद भी है, जैसे हम देखें कुछ हमारे फैमिली बिजनेस है, पारिवारिक व्यवसाय, इसको क्या बच्चा तब करना चाहता है तो ये देखा गया कि ये आप स्कूल आकर इस कार्य को करें, हम या गर्मी की छुट्टियों में करें। और इसमें हम देखें कि कुछ बाल आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट भी है, बाल कलाकार, जो हमारे मूवीज में हमारी जो कहना चाहिए एडवर्टीजमेंट है उसमें कार्य करते हैं। तो ये भी तो बाल मतलब पारिश्रमिक लेके कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनको अनुमति दी गई है। इसी प्रकार हम देखें कि विद्यालय महाविद्यालयों में खेल से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें ये भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसी शर्तें हैं कि जैसे हम देखिए 14 to 18 ईयर्स आयु के बच्चे जो हैं, अगर इनको कार्य पे रखा जा रहा है तो किसी भी प्रकार का खतरनाक कार्य ना कराया जाए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं इस प्रकार की, जैसे हम अभ्रक के कारखाने हैं, शीशा है, ये केमिकल्स की फैक्ट्री है, ये सब क्या है, ये सबसे बच्चों का हम देखते हैं मेंटल, फिजिकल, ये मॉरल सब प्रकार का हैरेसमेंट होता है। कार्यस्थल जो वर्क प्लेस है खतरनाक नहीं होना चाहिए, और इसी के लिए हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसको शोषित करने वाली प्रथा कहा, और ये कहा कि जो हमारे यहाँ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, और ये जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है ये 2002 से इसकी शुरुआत की गई, और इसका ये था उद्देश्य था कि हम 14 वर्ष से कम के बालक को श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करें, हमें अवेयरनेस होना चाहिए। तो बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने की शुरुआत 2000 से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई। अब हम देखते हैं कि ये जो मतलब बाल श्रम निषेध दिवस है, ये बाल श्रम जो है उसको कम करने के लिए मनाया गया। अब हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर इंडिया, हमारे इंडिया में इनका क्या कंडीशन है, तो हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर जो है वो यूपी का है, उसके बाद बिहार का है। बिहार में झारखंड जब से अलग हुआ तो बिहार की कंडीशन भी मतलब कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा शोचनीय हो गई। ओवरऑल हम देखें 4.4 करोड़ चिल्ड्रन जो है ये बाल श्रमिक के रूप में हमारे इंडिया में कार्य कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है हम देखें वर्क प्लेस जो है वो एग्रीकल्चर में है, फैक्ट्रीज में है, और कुछ जो घरेलू कार्य है उसमें बच्चे कार्य कर रहे हैं। फिर मेन रीजन फॉर बिकमिंग चाइल्ड लेबर, क्या मेन रीजन उसका क्या है, हमारे बच्चों के काम करने का मुख्य कारण क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी, अत्यधिक गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी है कि फैमिली वाले सोचते हैं कि बच्चे को हम उनको भर पेट भोजन नहीं दे पा रहे, तो बच्चा जाएगा कार्य करेगा तो क्या होगा कि कुछ मतलब इनकम लाएगा, वो अर्निंग जो इनकम है वो उसके बच्चे के पेट भरने में सहायक हो। उसका हम देखते हैं सोशल रीजन,
जो आर्थिक तंगी है, इसमें हम देखें कि जो पेरेंट्स है वो बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे, किसी समाज का दुर्व्यवहार हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है। तो इसके कारण धन कमाने के लिए भी छोटे छोटे कारखानों में, दुकानों में रंजना मैडम, एक मिनट रंजना मैडम, सुनिए ना, हाँ, ये ये वॉइस ना जो इको हो रही है वो हमारे ख्याल से जैसे एक जगह 2-3 डिवाइसेस रहती है ना ऑन, तो उसके हाँ कारण होती है शायद। और भी टीचर्स आपके आसपास बैठे होंगे, तो बहुत अच्छा हाँ होगा कि यदि वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे ना और वहां पे अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो ये थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी साउंड में हमारे ठीक है ख्याल से। मैम, यस ठीक मैम, है, बोलती ओके, हाँ प्लीज कंटिन्यू। हूँ। दो बार दो, एक रहा, यहाँ से जाओ ना। रंजना मैम आप स्टार्ट करिए, हम हाँ लोग यस, देख रहे हैं। उसके बाद नेचुरल रीजन है। अब हम देखते हैं जो प्राकृतिक कारण जो हमारे यहाँ है, ये भी क्या कर रही है, हमको बाढ़ श्रम करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि हम देखते हैं प्राकृतिक विपदाएं, कभी जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, और कहना चाहिए महामारी, जैसे अभी हम देखते हैं कोविड महामारी, इसमें बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कईयों के पेरेंट्स, अभिभावक चले गए, तो बच्चा क्या करेगा, अपने उधर पूर्ति के लिए वो कार्य तो करेगा ही। फिर इलिटरेसी, हम देखें कि अशिक्षा, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षा के कारण वो जो शिक्षा है उसका जो महत्व नहीं समझते, और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते। तो इसके कारण वो जैसे छोटे मोटे उद्योग, जैसे जूता फैक्ट्री है, मतलब कारखाने हैं, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, वो घरेलू कार्य हैं, उसमें अपने बच्चों को भेज देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, इतना प्रेशर है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है कि इस पॉपुलेशन के कारण हम देख रहे हैं हमारे पास सब खाद्यान्न की कमी हो गई है, आवास की कमी हो गई है। तो क्या करें, हम अपने बच्चों को जॉब के लिए भेजते हैं, और छोटे मोटे जो चीज, मतलब दुकान है, ढाबे हैं, मतलब बीड़ी बनाने का कारखाना है, इन सब जगहों पे हम बच्चों को भेज कर क्या, मतलब धन कमाने के लिए खुद हम प्रेरित कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि लेक ऑफ नेचुरल, ये जो प्राकृतिक जो संपदा की कमी है, जैसे हम देखें कि वन कटते जा रहे हैं, तो हमारा जो ये पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, भूमि की खराब दशा है, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या हो रहा है, गांव से पलायन हो रहा है बच्चों का। अब इसका देखते हैं मोर लर्निंग कैपेसिटी, अब बच्चे में कार्य करने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा होती है, कार्य सीखने की क्षमता होती है। तो ऐसे कंडीशन में कि जो स्थानिक वर्ग, मैम स्पीकर में लगा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी? रंजना मैम, आवाज नहीं आ रही मैम? मैम स्पीकर ठीक से लगाइए। हाँ, तो ये जो लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की जो क्षमता है, वो छोटे बच्चों में ज्यादा रहती है। किसी भी काम को आप देखिएगा वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मतलब बच्चों को क्या है कि कोई भी
मालिक है वो रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको कम समय में अधिक से अधिक लेबर मिल रहा है और उसका जो कार्य है वो अच्छे से हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ बैड हैबिट्स। जो बैड हैबिट्स है इनमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो कह लीजिए छल कपट इस प्रकार के प्रपंच से दूर रहते हैं, काम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। और ये काम करने के कारण जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य करते हैं। हाँ, अब जब ये ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि मालिक को मुनाफा ज्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक है बाल श्रमिक के प्रति उनका आकर्षण जाएगा और बाल श्रम जो है ये बढ़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ऐसे जो कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, तो ये जो कहना चाहिए कि इनका कंट्रोल जो एम्प्लॉयर है मालिक उसका कंट्रोल रहता है बाल श्रमिकों पे, वो डरा के धमका के उनसे ज्यादा से ज्यादा कार्य करा सकते हैं। और चूंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनमें एक डर भय की भावना होती है, इस डर भय की भावना से वो जो मालिक कहेगा उसको करेंगे। तो इस प्रकार हम देखें कि बाल श्रम के बहुत से रीजन हैं जिनमें बालक, पेरेंट्स और नियोजक ये तीनों इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये तीनों को अगर ये अवेयर हो जाए तो बाल श्रम जैसी जो प्रथाएं हमारे यहाँ से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। लेकिन इसके लिए क्योंकि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है तो इस व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हम बाल श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके लिए हमने देखा कि बाल श्रम के जो बैड इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, अब कौन कौन से मतलब कहना चाहिए कि बैड इफेक्ट है। तो सबसे बड़ी बात पहला एडल्ट एम्प्लॉयमेंट, वयस्क बेरोजगारी। जब हम छोटे बच्चों से कम रेट पर अधिक से अधिक काम ले रहे हैं तो हमको एडल्ट जो है वयस्क व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वयस्क व्यक्ति क्या करेगा, उसमें बहुत सारी बुरी आदतें भी रहती हैं। जैसे हम देखें कि पानी पीने जा रहा है, चाय पीने जा रहा है, पान खाने जा रहा है, तो वो जो 8 आवर्स है उसमें क्या कर रहा है, वो ये सब काम कर रहा है, 2 घंटा ऐसे में निकल जा रहा है। तो जब ऐसे 2-2 घंटे निकल जाएंगे तो मालिक को क्या मुनाफा हो। और छोटे बच्चे से हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य ले रहे हैं, तो जो वयस्क है बेरोजगारी बढ़ रही है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी का लागू ना होना। हमारे यहाँ कोई एक उसका मापदंड नहीं है कि हम बाल श्रमिक को इतना मजदूरी देंगे। इसके कारण क्या है कि मालिकों का कहना चाहिए ये जो है मनमानी चल रहा है और हम बाल श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे जो वैश्विक बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर डिफिकल्टी टू सॉल्व पॉवर्टी। अब गरीबी का निदान कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम जो छोटा बच्चा जिसको पढ़ने का जो उसका एज है उस एज में हम बच्चे को श्रम करने के लिए भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटिटी है कि बच्चा हमको मतलब कुछ अर्न करके लाएगा तो हम उसका हमारे घर का खर्च चलेगा। हम ये नहीं समझते कि बच्चे को एक अगर हम पढ़ने के लिए भेजें तो एक स्किल जो होना चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन, एक स्किल्ड एजुकेशन है, वो बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चा जहां पर है वो वही रहेगा। जब बच्चा एक कुशल कारीगर नहीं बनेगा तो वो अच्छे दाम पे, जैसे हम देखें जितना हाईली क्वालिफाइड हम रहते हैं हमारा इंक्रीमेंट होता है, हम उस स्किल में डेवलप है। आप देख लीजिए मतलब किसी भी उसको देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो जितना क्वालिफाइड है उसको उतनी सैलरी मिलती है। तो ये जो चीजें बाल श्रम में अगर हम छोटेपन से काम लगाएंगे तो गरीबी जो है इसका निदान कठिन है। बच्चा जहां पर है वहीं पर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्स्टिकल इन राइट टू एजुकेशन। अब हम देखते हैं शिक्षा के अधिकार में बाधक। जब बच्चा कार्य जो स्कूल जाना चाहिए उस समय वो कार्य करने जा रहा है, काम करने जा रहा है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, काम में उसका व्यतीत हो रहा है। जब काम में व्यतीत होगा तो वो कहाँ से पढ़ाई करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एजुकेशन बच्चा का नहीं के बराबर हो रहा है। जब नहीं के बराबर हो रहा है तो इसका बाल श्रम की संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे गरीबी जो है और ये जो सामाजिक बुराई हमारी यथावत बनी रहेगी। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होगी, क्योंकि हम कोई स्किल्ड तो है नहीं। जब स्किल्ड नहीं है तो हमारा रेट कहाँ से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा नहीं लिया, हमने किसी प्रकार की ऐसी स्पेशल व्यावसायिक ट्रेनिंग नहीं लिया है। हम चूंकि जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं। मोर प्रॉफिट ऑफ एम्प्लॉयर। अब हम देखते हैं कि मालिक का ज्यादा मुनाफा है क्योंकि उसको कम रेट पे
सस्ते पारिश्रमिक में अच्छा कार्य मिल रहा है, उसके अपने मन मुताबिक वो जो चाह रहा है, जैसा चाह रहा है, कर रहा है। इंक्रीज इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बालकों के मृत्यु दर में वृद्धि। एक छोटा सा बच्चा जब इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो काम करते करते वो थक जाता है, और उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, एक समय के बाद काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और कम हो जाती है धीरे धीरे क्या है, वो फिजिकली मेंटली मतलब बहुत वीक हो जाता है। जब वीक हो जाता है तो ये देखा गया कि इनमें कुछ बैड हैबिट्स भी आ जाते हैं, जैसे वो नशा कर रहे हैं, छोटे मोटे जो क्राइम कर रहे हैं, और इससे क्या है, उनको कभी सजा मिलती है, और उनका जो स्वास्थ्य है, जैसे हम देखिए कल कारखाने में काम कर रहे हैं, ऐसे खतरनाक मतलब प्लेस पे कार्य कर रहे हैं जो कि उनके अपने लिए हार्मफुल है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इस चीज को बच्चा नहीं समझता, और धीरे धीरे हम देखते हैं उनकी मृत्यु दर में, डेथ रेट में वृद्धि हो रही है। एंटी सोशलाइजेशन ऑफ टाइम। अब हम देखें कि बच्चे का असामाजिकरण, बच्चे में छोटेपन से बच्चा श्रम कर रहा है, एक अलगाव की भावना है, वो विचलित व्यवहार है, एक ऐसे निगेटिव जो विचार उसमें डेवलप होने लगे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बच्चा सामाजिक रूप से तो घर परिवार से दूर हो रहा है और निगेटिव बिहेवियर कर रहा है समाज में, तो उसका जो कहना चाहिए जो लाइफ है वो और ज्यादा शॉर्ट होगी, और इस शॉर्ट पीरियड में बच्चा फिजिकली मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा उसका हैरासमेंट हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में बच्चा गलत कार्य भी करता है। और इसमें बहुत सारे कहना चाहिए जो कार्य है, बच्चे की डेथ रेट बढ़ रही है, उसमें बहुत सारी पता डिजीज हो जा रही है जिसका निराकरण बहुत कठिन है। इसके बाद हम देखते हैं मेजर्स टू स्टॉप द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एडल्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली लाइक मनरेगा। बाल श्रम को कम करने के, जैसे हमने देखा कि हमने विश्व श्रम निषेध दिवस मनाया 12 जून को, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई, और ये शुरुआत इसलिए की गई कि हम पूर्ण रूप से बाल श्रम को बंद करें। तो इसके लिए कहा गया कि बाल श्रम बंद कब होगा, जब हम उनके पेरेंट्स को जॉब देंगे, हम रोजगार की अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो एक मनरेगा जो प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट की ओर से चालू की गई, और इसके पीछे ये था कि जब पेरेंट्स अभिभावक मतलब जॉब करेंगे, वो जब उनके इनकम की सोर्सेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे। जब बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे तो बाल श्रमिकों की संख्या में अपने आप कमी आएगी। फिर इम्प्लीमेंट राइट टू फ्री एजुकेशन। हम देखें जो राइट टू फ्री एजुकेशन, इसमें कहा गया कि बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाए। नई तालीम का कॉन्सेप्ट भी था। गांधी जी ने कहा कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, बच्चों को घर से स्कूल की ओर लाया जाए। हम बच्चा स्कूल में आ जाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, कि हम उसको फ्री में टेक्स्ट बुक देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, जो हमारे मिड डे जो योजना चली, फूड योजना चली, वो चल रही, क्यों चल रही है, ताकि बच्चा जब घर स्कूल में आएगा उसको न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाएगा, और ये न्यूट्रिशियस डाइट बच्चा चूंकि बहुत छोटा है तो इसके फिजिकल मेंटल ये डेवलपमेंट में बहुत सहायक होगा। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम ऑन चाइल्ड राइट्स। अब हम देखें कि एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम ये चलाया जाए, जिसमें जब बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने बच्चे को कभी भी जॉब पर नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कई पेरेंट्स इमोशनली भी हो जाते हैं कि हम बच्चों का अपने पेट कैसे भरेंगे, हमारे पास इनकम का सोर्स कम है, तो वो अपने बच्चों को कार्य के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बाल श्रम बढ़ रहा है। अगर ये जो व्यक्ति मतलब जैसे अभी हम देखें कोविड हुआ, अब इसमें हम देखें बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ी। जब हम के पेरेंट्स को पढ़ने का अवसर देंगे, जॉब का अवसर देंगे, तो क्या होगा कि पेरेंट्स पढ़ा लिखा है तो एनालिसिस करेगा कि मैं अभी थोड़े मतलब कम खर्चे में अपना चला लूं और अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, ताकि बच्चा स्कूल जाकर क्या होगा कि एक अच्छा इंसान बनेगा और वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और
आगे के लिए हम देखते हैं कि वो अर्निंग का एक बड़ा सोर्स हो जाएगा और अधिक से अधिक कमाएगा। कंप्लीट बैन ऑन हर्ष पनिशमेंट। अब कैसा, पूर्ण रूप से जो पनिशमेंट है उस पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए कि बच्चों को किसी प्रकार का देख। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ये मतलब स्कूल का जो बिहेवियर रहता है टीचर्स का, इसके इसमें हम टीचर्स को भी इंक्लूड करेंगे कि बच्चे को मतलब थोड़े से पनिशमेंट दिया जाता है, बच्चा डर के स्कूल नहीं जाता है, किसी न किसी प्रकार का बहाना बना देता है। फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है बच्चा डर रहा है, स्कूल में इसको इस प्रकार पनिशमेंट दिया जाता है, इससे अच्छा घर में रहेगा और हमारे काम में हाथ बटाएगा या कहीं जाएगा काम करेगा, तो क्या होगा कि कुछ मतलब हमको पैसे मिलेंगे और इससे बच्चे का भी खर्च चलेगा, हमारे भी चलेगा। फिर तो इससे क्या हो कि बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। गिविंग वोकेशनल एजुकेशन, सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन लागू किया जाए। हम ग्राउंड लेवल पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल पर ही हम बच्चों को क्या करें कि व्यावसायिक शिक्षा दें। जब हम व्यावसायिक शिक्षा देंगे तो बच्चा क्या करेगा कि कुछ ना कुछ सीखेगा। अब जैसे हम देखें हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चे को मतलब एक मतलब अधिक से अधिक मतलब अच्छा क्वालिफाइड बनाए। तो बच्चा क्या है, जब ये व्यावसायिक जो एजुकेशन दिया जाएगा, इससे क्या है कि साइड इनकम उसका होगा, वो साइड इनकम लेकर वो आगे जो उसका एम है उस एम को पूरा कर सकता है। फ्लेक्सिबल इवेल्युएशन, इवेल्युएशन हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि क्या है कि हम जो बच्चे का एनरोलमेंट हुआ है वो बरकरार रहे। ये नहीं कि बीच में बच्चा ड्रॉप आउट हो जाए, स्कूल छोड़ दे। यहाँ इवेल्युएशन बहुत कठिन है, मूल्यांकन बहुत कठिन है और यहाँ पे हम नहीं रह सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अरेंजमेंट ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल्स लाइक एकलव्य मॉडल स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स। अब हम देखें कि कुछ रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जैसे हम देखते हैं ट्राइबल एरिया में एकलव्य स्कूल है, प्रयास विद्यालय है। यहाँ पे क्या है कि हमारे हम देखिए जो ST SC जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए गवर्नमेंट का एक ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था एकलव्य स्कूल। और इस एकलव्य स्कूल के द्वारा हम ऐसे क्षेत्र के बच्चों को उसमें डालें जिससे बच्चे का फ्री एजुकेशन हो और बच्चा अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले सके और पेरेंट्स को किसी प्रकार का टेंशन न हो। और इसीलिए एकलव्य स्कूल हुआ। फिर एक ऐसे एक प्रयास विद्यालय है जहाँ पे बच्चों को मतलब सब प्रकार की सुविधा दी जाती है। और इस प्रयास विद्यालय से देखा गया कि नीट हुआ, JEE हुआ, इसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। कुछ और भी एनजीओ है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो भी इस प्रकार के मतलब जो है कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। जैसे हम देखते हैं पटना में है आनंद कुमार का सुपर 30। यहाँ पे हम देखते हैं कि 30 स्टूडेंट में से कम 29 बच्चे तो IIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, NIT में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर प्राइवेट सेक्टर भी कार्य करे तो हमारे यहाँ इस प्रकार की बाल श्रमिक की संख्या बढ़ेगी नहीं। और हमारा चूंकि इंडियन ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसका यूज हम कर सकते हैं और हमारा देश एक विकासशील देश की श्रेणी में नहीं आएगा, एक विकसित देश की श्रेणी में आएगा, डेवलप कंट्री कहलाएगा। और चूंकि हम में अवेयरनेस की कमी है करके अभी हम विकासशील देश की श्रेणी में खड़े। गिविंग पर्सनल काउंसलिंग रिगार्डिंग करियर चॉइस। अब हम देखें कि किस पर्सनल काउंसलिंग होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स से सोचते हैं कि इतने लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हो के बेरोजगार तो हैं। दूसरी बात, बच्चा इतना पढ़ लिख लिया है तो वो कई छोटे मोटे जो कार्य उसको नहीं करना चाहता क्योंकि उसका ईगो हट करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए कि हम बच्चों को कहें कि नहीं बेटा आप इस कार्य को करो और ये एक साइड इनकम रहेगा, लेकिन आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने के लिए ये जो साइड काम है, ये जो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, ये इस कार्य से अर्निंग होगी जिससे आपका जो एम है वो पूरा होगा। तो इसलिए कहा गया कि काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती, तो उसको करने के लिए हमारी काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि बाल श्रमिकों की संख्या में मतलब बढ़ोतरी होगी और जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। और इस सामाजिक बुराई से हमको निपटने के लिए हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चों के अधिकार हैं, चाहे जो बालक चिल्ड्रन राइट्स हैं, उस राइट्स को के विषय में हम अवेयर नहीं है, इसे हम इसका फायदा नहीं उठा रहे। तो इसमें देखा गया
कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 हैज डिवाइडेड चाइल्ड राइट्स इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में है सर्वाइवल रिलेटेड राइट्स, उत्तरजीविता संबंधी अधिकार। अब इसमें हम देखते हैं राइट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का अधिकार। हमारे यहाँ मिड डे मील है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्कीम थी, ये 1995 से स्टार्ट हुई। हम वहाँ पे आप मतलब जो बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स भी जाकर देखे, वहाँ पर जो 6 डेज का मतलब मेन्यू रहता है, उसमें न्यूट्रिशियस डाइट दिए जाते हैं। जो कि हमने देखा इसके पहले जो स्कीम थी जिसमें सूखा राशन दिया जा रहा था, तो उसको बच्चा क्या करता था, महीने में एक दिन आता था लेके चले जाता था। जब तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहीं पर मिड डे मील की योजना चालू की कि बच्चा स्कूल में आएगा वहीं पर खाएगा। जब खाएगा तो क्या होगा कि उसका भोजन की समस्या दूर हुई और न्यूट्रिशियस डाइट हम दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाएगा। और पेरेंट्स भी क्या करेंगे, बच्चे को डेली स्कूल भेजेंगे। डेली स्कूल भेजने से क्या होगा कि बच्चा शिक्षा से जुड़ा रहेगा। हमारा जो मेन स्ट्रीम है कि बच्चे को हम एजुकेशन से जोड़ें, तभी जो हमारा देश है एक विकसित देश की श्रेणी में आएगा और बच्चे का फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होगा और इससे बाल श्रमिकों की संख्या में कमी होगी। मेडिकल का सेकंड देखते हैं, मेडिकल रिलेटेड राइट्स। मेडिकल रिलेटेड राइट्स इसमें देखा गया कि जो बच्चे कल कारखाने, छोटे छोटे कारखानों में काम करें, माइंस में काम करें, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण बिल्कुल प्रदूषित रहता है, लेकिन चूंकि उनको काम करना उनकी मजबूरी है, तो वो ऐसे प्रदूषित एटमॉस्फेयर में कार्य कर रहे हैं जिससे उनका शारीरिक और मेंटल दोनों हरासमेंट हो रहा है। ऐसा बच्चा, इसकी लाइफ भी ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात कि ये बहुत जल्दी किसी किसी डिजीज का शिकार हो जाता है, तो इसके लिए मतलब फ्री मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बीमारी है या मतलब हर स्कूल में डॉक्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां बच्चा रह रहा है वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। और जिस मतलब उसमें बहुत मतलब उसमें कार्य कर रहा है वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। राइट ऑफ सिक्योरिटी, बच्चे की सुरक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, पर अवेयरनेस हमें नहीं है। हम देखें कि हमारे लिए हमारे क्या क्या राइट्स है, हमारी सुरक्षा का क्या क्या मतलब क्या क्या हमको सुरक्षा दी गई है, ये सारी मतलब जो सुरक्षा, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है हम स्कूल जाएं। जब स्कूल जाएंगे तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज है उससे हम अवेयर होंगे। इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट रिलेटेड राइट्स, एजुकेशन रिलेटेड राइट्स। अब हम एजुकेशन रिलेटेड राइट्स देखें, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो शैक्षिक विकास संबंधी अधिकार है ये बहुत ही ज्यादा मतलब गवर्नमेंट शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हो रहा है। शिक्षा के इतने अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दिए जा रहे हैं कि सिर्फ आप स्कूल आइए, बाकी सारा जो कार्य है स्कूल करेगा, गवर्नमेंट करेगी। अब इसमें हमने देखा कि बहुत सारी ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल है जहाँ बहुत ऐसे कहना चाहिए मतलब कोर्स चलाए जा रहे हैं जो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है तो हर पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस एरिया के 8 किलोमीटर के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनका 25% सीट रिजर्व रहेगा। तो ये राइट्स हमको मालूम होना चाहिए। और टेक्स्ट बुक है, यूनिफॉर्म है, जितने भी फीस माफ है, कुछ मतलब छात्रवृत्ति, ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से दी जा रही। फिर सेकंड है कल्चरल राइट्स। कल्चरल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे हम देखें कि सांस्कृतिक विकास में जो अधिकार है वो भी बच्चों को दिया गया। और ये कहा गया मतलब दिया गया कि कोई भी बच्चा अपने कल्चर से संबंधित उस कार्य को कर सकता है। हम जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना है, हम देखते हैं कि जो हमारा कल्चर है हम देखते हैं दूसरे कंट्री का दूसरा है, दूसरे कास्ट का जो कल्चर दूसरा है, लेकिन उसको हम अडॉप्ट तो कर सकते हैं अगर अच्छी चीजें हैं। प्राय देखा जाए सबका बेस एक ही है, हम उस अच्छे कल्चर को अडॉप्ट करके हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। थर्ड है एक्टिविटीज रिलेटेड राइट्स। अब कोई भी जो कार्य है हम बच्चे को गतिविधि के द्वारा कराएं। जब
गतिविधि के द्वारा हम कराते हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है। इसके लिए जैसे हमने देखा कि को करिकुलर एक्टिविटी है, इस पे जोर दिया गया कि बच्चा केवल स्कूल में रह के पढ़ेगा ही नहीं, ये को करिकुलर एक्टिविटीज है, इसको करेगा। इसमें बच्चों में बहुत सारी जो चीजें हैं, एक तो लीडरशिप की भावना आती है, दूसरा किसी भी चीज को फेस करने की भावना आती है, और उस कार्य को करने के प्रति वो क्या होता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। ये अधिकार भी दिए गए। इसके हम देखते हैं पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट्स। पार्टिसिपेशन रिलेटेड जो राइट्स हैं, इसमें हम देखते हैं राइट ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक कार्यों में सहभागिता। सामाजिक कार्यों में सहभागिता, इसमें हम देखें समाज के जो भी कार्य हैं उसमें भी बच्चे को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। वो अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, वो समाज में क्या कार्य अच्छे हैं क्या बुरे हैं उस पे भी वो क्या कर मतलब उस पे भी अपना मतलब व्यू दे सकता है। जैसे हम देखते हैं कि बाल विवाह हुआ, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि मतलब कहना चाहिए एक सामाजिक बुराई के रूप में है, तो उसके विरुद्ध भी बच्चा क्या करेगा, समाज की ओर से अपनी आवाज उठा सकता है। राइट ऑफ फैमिलियल पार्टिसिपेशन, अपनी जो फैमिली जो कार्य है उसमें भी बच्चा, यदि हम देखते हैं कि पेरेंट्स कुछ कार्य जो कर रहे हैं वो हमारे लिए, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें भी क्या ये अधिकार है कि वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज है, जनरेशन गैप के कारण हम देखते हैं बच्चों को हमसे ज्यादा मालूम, और चूंकि हमारे यहाँ ये है कि नहीं, बहुत रिस्पेक्ट करना है बड़ों का, कि बड़े जो भी कर रहे हैं उस चीज को करा जाए। तो ऐसे कंडीशन में भी कि फैमिली जो पार्टिसिपेशन है उसमें बच्चों को पूरा अपना विचार देने का, व्यक्त करने का अधिकार है। राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अब हम देखिए पॉलिटिकल जो चीजें हैं उनमें भी बच्चों को बोलने का अधिकार है कि किस प्रकार से हम राजनीति में, या हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीजें हैं पॉलिटिक्स की, अगर वो हमारे अगेंस्ट है या हम देखें कि उससे हम मतलब हमको फायदा होने वाला है, हम क्या करें कि हम इस विचार को रखें, बिल्कुल उसमें हम सहभागी बने, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, और हम हमारा जो कहना चाहिए आगे बढ़ने का जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। फिर प्रोटेक्शन रिलेटेड राइट्स, और प्रोटेक्शन सुरक्षा संबंधी जो राइट्स है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम निगेटिव बिहेवियर। कई बार देखा गया कि बच्चों के साथ समाज जो है वो निगेटिव बिहेवियर करता है, नकारात्मक व्यवहार करता है। अब जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ अस्पृश्यता की जो बातें थी, छुआछूत की भावनाएं थी, और ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, ये निगेटिव बिहेवियर जो है उसके विरुद्ध भी बच्चा आवाज उठाए, उसका पूरी स्वतंत्रता गवर्नमेंट हमको दी है। प्रोटेक्शन फॉर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन है, जो मतलब समाज जिसको नेग्लेक्ट करती है, वो उन बच्चों को भी क्या है, ये राइट है कि वो अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। जुडिशियल प्रोटेक्शन, अब इसमें हम देखते हैं न्याय संबंधी अधिकार। अब ये जो न्याय संबंधी अधिकार है इसमें हम देखते हैं कि बच्चा अपने जो मतलब बच्चा अगर देख रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसके साथ मतलब जो कहते हैं जस्टिस नहीं हो रहा है, तो क्या उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट के पास जा सकता है, अपने विचार रख सकता है, ताकि सुरक्षा संबंधी अधिकार जो उसको मिले। जैसे हम बहुत सारी चीजें रैगिंग को लिए, या ऐसे हमारी जो सोच है हम उसमें भी क्या है कि हमको राइट नहीं मिल रहा है, उसके अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं। फिर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, जैसे आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज। आर्टिकल 21A में कहा गया कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन दिया जाएगा। किस एज ग्रुप के? 6 to 14 years एज ग्रुप के बच्चों को। और गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, और ये कंपलसरी हो, हर घर से हम इस एज ग्रुप के बच्चों को लाएं, और ये जो बच्चे यहाँ पे आए, एनरोलमेंट हमारा बढ़ना चाहिए, नामांकन बढ़ना चाहिए, और इसमें हर प्रकार की सुविधाएं फैसिलिटीज बच्चों को दी जाएगी। फिर इसमें आर्टिकल 24 में कहा गया कि चिल्ड्रन बिलो 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी माइनिंग और अदर डेंजरस एक्टिविटी।
अब ये आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 15 ईयर से कम के बच्चे हैं जो बाल श्रमिक हैं, इनको किसी भी प्रकार की, मतलब जो डेंजरस कल कारखाने हैं, जैसे हम देखते हैं केमिकल फैक्ट्री, अफरा के कारखाने हैं, हम देखते हैं मतलब कई तरह हथियार बनाने के जो कारखाने हैं, पटाखे हैं, ये सब के कारखानों में इनको काली पर मतलब पूर्ण रूप से लगाना निषेध है। यदि कोई करता है तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम इसका इस अगेंस्ट जाएं और गवर्नमेंट को कंप्लेंट करें। आर्टिकल 45। हाँ, मैं डायरेक्ट मैम के पास यदि ऑनली पोस्ट बना दी मैं जा There is some network issue, ma'am. We'll soon start the program. Okay, okay, no issues. पीपीटी पीपीटी भेजिए क्या पीपीटी सॉरी मैडम। हेलो
हेलो। मैम स्टार्ट करिए। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, रंजना हाँ, बोलिए। ये नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी। हाँ लीगल राइट्स फैक्ट्री एक्ट 1948, children below 14 years and compulsory are completely departed from working in any kind of workshop। यानी इसमें कहा गया 1948 का जो एक्ट है, इसमें कहा गया कि बच्चों को हम किसी भी कंडीशन में 14 ईयर से कम के बच्चे हैं तो हम उसको कार्य पर नहीं लेंगे, और ये पूर्णतः निषेध है। इसके बाद ये कहा गया, मतलब इसके बाद जो एक्ट है 1952 माइस, इसमें जो मतलब कार्य होता है ये बहुत ही कहना चाहिए खतरनाक कार्य होता है। तो इस वर्किंग प्लेस में मतलब इसमें भी जो मतलब बिलो 14 ईयर है उन बच्चों को नहीं लिया जाएगा, और अगर किसी मतलब लेना जरूरी हुआ तो किसी की स्पेशल अनुमति से लिया जाएगा। और इनके जो कार्य करने के आवर्स है, जैसे हम देखते हैं 6 घंटे का है, 6 आवर्स का है, तो 3 घंटे हम बच्चों से कार्य कराएंगे और 1 आवर का हम उनको मतलब रेस्ट देंगे, फिर 3 घंटे देंगे। मतलब 6 आवर्स को हम 3 घंटे में डिवाइड करेंगे, और वीकली एक दिन का हम फुल हॉलीडे देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है 1996, ये एक्ट जो 14 इयर्स के बच्चों से कम ये मतलब जो बच्चे उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा एक सार्थक कदम है। और इसमें भी कहा गया कि जो बच्चे 14 साल से कम के हैं उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा, और जो कार्य के घंटे हैं, साप्ताहिक जो छुट्टियां हैं, इन सब का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट से पालन किया जाए। राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू एजुकेशन में कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, और 6 से 14 साल के जो बच्चे इनको प्राइमरी लेवल पे निःशुल्क एजुकेशन दिया जाए। फिर ये देखा गया कि जो SC ST OBC PWD है 25% रिजर्वेशन रखा जाए, और मैं देख रही हूँ। हाँ 25% रिजर्वेशन रखा जाए ताकि बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। इसका देखते हैं ऑर्गेनाइज कमेटीज फॉर चाइल्ड राइट्स। अब इसमें हमने देखा है कि जो चाइल्ड राइट्स तो बहुत सारे बना गया, इसमें हम देखते हैं कुछ कमेटीज भी हैं जिसमें स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स एंड कमेटीज। स्टेट लेवल पे जैसे हम देखते हैं समाज कल्याण विभाग हुआ, श्रम कल्याण विभाग हुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग, ये सारे विभाग जो हैं ये बच्चों के हित में कार्य करेंगे। ये पूर्णतः ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें इन विभागों के द्वारा बाल श्रम को रोका जाएगा। और यदि किसी भी स्वार्थवश यदि कोई व्यक्ति बच्चों से कार्य करा रहा है, बाल श्रम में रखा हुआ है, मतलब बालकों को रखा हुआ है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम देखें कि बाल संरक्षण जो आयोग है, ये जो कमेटी बनाएगी, इसमें हम देखते हैं कि एक अध्यक्ष होगा और इसमें जो है 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 3 और व्यक्ति होंगे। और इसमें ये देखा गया कि ये जो समिति है ये 3 वर्ष के लिए होगा। 3 वर्ष के बाद फिर से नई समिति बनाई जाएगी जो बाल संरक्षण में कार्य करेगी। फिर हम देखते हैं लोकल लेवल कमेटीज। जो लोकल लेवल पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्राथमिक स्तर पर ऐसे बच्चों को फ्री में शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट की पहल है। और इसमें वहां के HM, पेरेंट्स और उस कम्युनिटी के जो सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, इनके सहयोग से एक कमेटी बनाई जाएगी। और इस कमेटी में सारे जो कहना चाहिए बच्चों के हित और अहित के जो नियम है उसको रखा जाएगा। यदि बच्चों के अगेंस्ट कोई कार्य हो रहा है तो ये कमेटी, लोकल लेवल की कमेटी, इस पे एक्शन लेगी। और बाल श्रम को हम इस प्रकार से कमेटी के माध्यम से भी हम रोक सकते हैं। वॉलंटरी अब इंसेंटिव्स जो है हम जैसे देखते हैं मतलब जो स्वैच्छिक जो कार्य है, इसमें बचपन बचाओ आंदोलन, ये बचपन बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन का आरंभ 1980 में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया। जो कैलाश सत्यार्थी जो है उन्होंने 80,000 से ज्यादा बच्चे के जीवन को नष्ट होने से बचाया। अब इन्होंने इस काम के लिए इतने ज्यादा डिवोटेड हो गए कि ये जो भी बच्चे को रास्ते में आता जाता देखते थे तो उन्हें बेचैनी होने लगती थी। और इसके लिए वो इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और बचपन बचाओ आंदोलन की नींव इन्होंने रखी। बचपन बचाओ आंदोलन आज भारत के 15 देशों के 200 से भी अधिक जिलों में सक्रिय है।
और इसमें लगभग मतलब 70,000 स्वयं सेवक लोग हैं जो निरंतर जो हमारे मासूम है उनके जिंदगी में एक होशियारी भरने के लिए कार्यरत है। एक आकलन के अनुसार एक डाटा हमको मिला, उसमें कहा गया कि 2013 में मानव तस्करी के 1199 मुकदमे दर्ज किए हुए थे, जिनमें से जो 10% जो मामले हैं बचपन बचाओ आंदोलन के प्रयासों से दर्ज किए गए थे। इस आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी ने न केवल बच्चों को मुक्त कराया बल्कि बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए एक इतना स्ट्रांग पॉलिसी बनाने पर बल दिया कि इससे जो भी कोई व्यक्ति अगर मतलब बाल श्रमिक को रखता है अपने घर में, बच्चों को रखता है, तो उसको मतलब इतनी कड़ी सजा दी जाए कि वो और उसको देखकर दूसरा व्यक्ति भी बाल मजदूरी को बढ़ावा न दे। फिर उन्होंने 1998 में 103 देशों से गुजरने वाली श्रम विरोधी विश्व यात्रा का आयोजन किया और उसका उन्होंने नेतृत्व भी किया। और इनका उद्देश्य था बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा सामान्य तरीके से भी बच्चों को मुक्त कराया जाता है और छापेमारी द्वारा भी हम उन पे छापे मार के भी कई जगह क्या होता है कि मतलब चुपचाप बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। तो ये जो चुपचाप हम चोरी से करा रहे हैं, हम जब छापा डालेंगे अचानक तो क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि आज कि यहाँ पे बाल श्रमिक कितने कार्य कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों को सजा दी जाए। और ये जो बच्चे हैं इनको इनके माता पिता के पास भेजा जाए, पुनर्वास में भेजा जाए। अगर जिनके पेरेंट्स नहीं है तो संस्था द्वारा चलाए गए जो आश्रम है उसमें इनको भेजा जाए। ये वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं? हमने देखा कि ये तो मतलब बाल श्रम बहुत ही ज्यादा मतलब एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, इससे हमको निपटना है। हमने बहुत सारे मतलब पॉलिसी बनाए, बहुत सारे एक्ट रहे, उसके कमेटियां हमारी कार्य करी, लोकल लेवल पे से लेके मतलब सब कुछ हम किए। फिर कुछ हमारे और नैतिक दायित्व होते हैं जिसमें हम देखें नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करें, वोकेशनल एजुकेशन लागू करें, लैंग्वेज जो फार्मूला है त्रिभाषा सूत्र इसको लागू करें। जैसे हम देखते हैं कई बच्चे जो है मदर टंग वाले हैं, तो जब बच्चा इसीलिए स्कूल नहीं जाता क्योंकि वो घर में जो लैंग्वेज बोल रहा है वो स्कूल में नहीं पढ़ा जा रहा, तो इंग्लिश हिंदी और उसकी जो मातृभाषा है इस पे बच्चों को परफेक्ट कराया जाए, मातृभाषा की भी स्कूल खोली जाए और ये 3 लैंग्वेज जो सिस्टम है इसको लागू किया जाए और बच्चों को उस लैंग्वेज से मतलब परिचित कराया जाए ताकि बच्चा स्कूल जाए। फिर कम्युनिटी पुलिसिंग टू रिपोर्ट चाइल्ड लेबर, हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे अगर कोई बाल हम गर्ल्स स्कूल नहीं है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि गर्ल्स स्कूल होना चाहिए। तो ये मेंटेलिटी में सोच लानी होगी। हम किसी भी प्रकार से बच्चे की शिक्षा में बाधक न बने और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है हम इस प्रकार से मतलब अपना कार्य करें। जब हम खुद पर्सनली अवेयर रहेंगे तो जो बाल श्रम जैसी समस्याएं जो सामाजिक बुराई है ये समाज से हर समय के लिए पूर्ण रूप से ये निकल जाएगी और हमारा जो देश है वो एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Ranjana ma'am. हेलो। थैंक यू। Ranjana ma'am, please stop your screen sharing. Thank you, ma'am. I Thank you very request everyone to please start your video so that we can capture this moment.
आप लोग फोटो खींच रहे नहीं? मैडम फोटो खींचो जी। अरे फोटो खींचो, मेरा मोबाइल बिगड़ गया। हेलो, म्यूट म्यूट रखें अपने आप को। यस मैम। It's okay, done, ma'am. Now over to you, ma'am, Savita ma'am. थैंक यू मैम। आज आपने इतने गंभीर विषय पर अपने विचार सबके सामने रखे। आपने बताया कि बच्चे को शुरू से ही स्कूल का रास्ता दिखाना कितना आवश्यक है। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माता पिता का होना चाहिए, और साथ ही सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में आपने बहुत ही डिटेल से बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में आज के लेक्चर से संबंधित अगर कोई क्वेरी हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। यस मैम। हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि सारे अनुच्छेद, सारे संविधान जितने भी बताए गए हैं वो बालकों को बचाने के लिए बहुत अच्छा है, और भारत की जितने भी बाल श्रम में जो बालक कार्य कर रहे हैं वो उनको बचाने के लिए जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, वो सब चीज सही मायने में देखा जाए तो सरकार के जितने भी प्रयास किए हैं वो अच्छा रहा है। आपने जितना भी हमने अनुच्छेद बताया, संविधान मैडम बताया, एक मिनट, आर्टिकल बताया। मनेश्वरी जी, मैडम, यस सेम मैम। प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे मोबाइल वहां पर ऑन है ना, इसीलिए फ्लिकर भी कर रहा है और वॉइस भी ब्रेक हो रही, क्लैरिटी नहीं आ रही है। यस मैम। तो किसी दूसरे वीडियो ऑफ करके किसी दूसरे रूम में जाकर बात आप अपना क्वेरी कर यस सकते हैं। यस मैम। एक्चुअली मैम हम ये हाँ पूछना चाह रहे थे कि जैसे ही बताया था अनुच्छेद आपका 23(1) में कि जैसे मनुष्य जितने भी अवैध कार्य है, खनन है, या अनुच्छेद 24 में बताया था फैक्ट्री से में जाने वाले बच्चे हैं, या अनुच्छेद 39 में बताया था राज्यों द्वारा जो अपनाई गई नीति है, ये सब चीज एक जगह अपनी जगह सही है। लेकिन हमारा कहना है कि जो बच्चे औपचारिक रूप से जो बच्चे जा रहे हैं, जैसे कारखाने में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, लॉज में जा रहे हैं, छोटे छोटे जगह काम करने जा रहे हैं, वो बच्चों को कैसे, जितने भी संस्था बनाई गई है वो उसका कार्यभार किसके द्वारा लिया जाएगा। जैसे बोलते हैं कि सारी संस्था जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह में इतनी संस्था होने के बावजूद भी हम देखने को मिलते हैं कि रास्ते में जितने भी होटल है वहाँ आज भी बच्चे कार्य कर रहे हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं, खादानों में आज भी बच्चे काम करते हैं, लॉज में भी बच्चे काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन में भी बच्चे काम कर रहे हैं। सभी जगह देखने को मिलता है कि वो बच्चे आज भी काम करते हैं। इसका कार्यभार टीचर के ऊपर अगर डालते हैं तो टीचर का एक समय रहता है, वो सुबह से जाते हैं, 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। वो अगर संस्था के ऊपर डाला जाए तो संस्था में कौन सा व्यक्ति ऐसा अपने ऊपर कार्यभार लेगा कि आज मेरी ड्यूटी है कि मुझे आज सर्वे करना चाहिए, कितने बच्चों को पकड़ना चाहिए। अगर पुलिस के ऊपर लेते हैं तो पुलिस का अपना एक कार्यभार होता है कि कितने लोगों को अरेस्ट करना है, क्या करना है। तो इस प्रकार से सब कार्य बटा होने के बावजूद भी हम कोई भी बच्चों को जाकर पर्सनली रूप से नहीं मिल पाते। अगर बच्चों से मिल भी लेते हैं तो उनके माँ बाप से इसलिए कनेक्शन नहीं होता कि माँ बाप सुबह से खाने कमाने के लिए घर से निकल जाते हैं, और माँ बाप को अगर जाके पूछा जाए तो कोई भी माँ बाप एग्री तो हो जाएगा, लेकिन उनको समझाना वैसा ही कठिन है मैम। जैसे हमारे घर में एक सेल्समैन आ जाता है और बोलते ये सामान ले लो ले लो, और हम लोग उसको मना कर देते हैं हमें सामान की आवश्यकता नहीं है। अगर आप माँ बाप को समझाने भी जाते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत है खाने कमाने की चीजों का। उनके घर में परिवार इतना बड़ा रहता है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनसे किस हद तक समझाया जाए। अगर कोई संगठन का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर घर जाकर समझाना चाहे। स्कूल में उसको लाने के इतने प्रयास होते हैं, बच्चे इसके बावजूद भी सरकार इतनी फैसिलिटी देती है, इसके बावजूद भी बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि बच्चा जो पैसा कमाना सीख जाता है, और पैसा कमाकर जो पैसा लाता है उसका दूसरा रीजन ये होता है मैम कि कुछ पैसे तो वो घर में खर्च करता है, घर में देता भी होगा, लेकिन वो बुरी आदतों का भी शिकार हो जाता है। उसी बुरी आदतों की दुनिया लग जाती है। उन्हें समझाना बहुत पॉसिबल नहीं है, मतलब एक हद तक। तो ऐसा हमें और कौन कौन से साधारण प्रयास करना चाहिए संगठन के अलावा
जिससे कि हम बच्चों को इस प्रकार से एक साथ जोड़ सके या रोकथाम कर सके। चलो। हाँ यस मैम। मैडम, इसके लिए देखा गया कि इतने सारे प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, एनजीओ के द्वारा किया गया, और Yes, ma'am. जैसे अब टीचर को भी जोड़े कि टीचर के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन सबका जी, एक अपना सीमित दायरा है। तो जी, जी, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनजीओ की है, या जो एक्ट बना है उसकी है। हम जी, जो जिस कॉलोनी में, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जी, हमारे जी, आसपास हम देख रहे हैं कि अगर कोई होटल है, कोई जी, रेस्टोरेंट है, या कोई जी, जी, छोटे मोटे कारखाने, दुकान है, यदि वहां पर बच्चा कार्य कर रहा है तो हम जी, पर्सनली जाएं और इसकी सूचना हम उस मतलब गवर्नमेंट को दें कि यहाँ पे ये बच्चा कार्य कर रहा है। इसमें ये हम अपने मतलब दिमाग मतलब उसका विवेक का उपयोग करके दे, ताकि ये बाल श्रम को रोका जाए, क्योंकि ये जी, हमारी हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि बाल श्रम को रोकना। और अगर हम सोचे कि नहीं जी, ठीक है, उस बिल्कुल, दुकान में बच्चा काम कर रहा है, करे तो हमारा जी, बच्चा थोड़ी काम कर रहा है। और चूंकि वो दुकानदार हो सकता है मेरा रिलेटिव हो सकता है जी, कारखाने जी, वाला मेरा रिलेटिव हो, तो मैं सोचूंगी नहीं जी, कार्य जी, करने दी। लेकिन यहाँ हाँ, पर हाँ, अगर मैं पर्सनल वे पे जाऊं कि मेरा जी, जी, रिलेटिव है जी, और जी, उसको कम मतलब दर पर, कम पारिश्रमिक पे हमको जी, अच्छा लेबर मिल रहा है तो काम करें। जी, तो ये एक जी, बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। आज मैं जी, उसको तो अपने पर्सनल वे पे ले रही हूँ, लेकिन कल वो जी, जो जी, बच्चा जो है वो एक समाज जी, का जी, एक मेरुदंड है। अगर जी, मैं जी, उसको कहूँ कि नहीं ये भी मतलब मेरा बच्चा है, क्योंकि मुझको अपना जी, जी, व्यक्तिगत स्वार्थ है कि कम रेट पे मुझको मिल रहा है, कम पारिश्रमिक पे मिल रहा है, तो मैं ले जी, लेती जी, हूँ। जी, लेकिन आज मैं जी, ऐसा कर रही हूँ, कल वही बच्चा क्या होगा कि समाज के लिए अभिशाप बने। उसमें जी, जैसे जी, आपने कहा कि कई बच्चे बुरी आदतों के शिकार होते हैं, वो उस जी, कार्य को जी, करेगा। फिर बच्चे में भी जी, एक कॉम्प्लेक्स की भावना आती है कि मैं जी, जिस एज ग्रुप का हूँ, मेरे जी, एज ग्रुप के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा जीवन जी, यापन कर रहे हैं, और मैं ये कार्य जी, कर रहा जी, हूँ। तो उससे जी, जी, उसमें हैरासमेंट आती है और वो गलत कार्य की ओर मुड़ता है। तो यदि जी, हम जी, उसको अपने प्राइवेट लाइफ पे ना लेके हम कहें जी, कि जी, अगर मैं भी अपना कोई कारखाना खोली हूँ, मैं बाल जी, जी, श्रमिक नहीं रखूंगी, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो या लॉस हो। मैं लॉस जी में भी मैम, जा जी, रही तो ठीक है, वो मुझको जी, जी, पर्सनल लॉस है, लेकिन एक जी, जी, देश को, एक समाज को तो लॉस नहीं। जिससे जी, बाल बिल्कुल, श्रमिक के लिए बिल्कुल, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, धन्यवाद मैम। मैम ऐसा बिल्कुल। रहता है कि जैसे इस पे गांव में हमें देखने को मिलता है, जी, जी, गांव में देखने को हमें मिलता है कुछ, जो हेलो, परिवार है। हाँ हाँ जी हम मैम, भी यस मैम, कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि श्योर मैम, जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं रंजना मैम, मैडम को कि जी, आपने जो जी, थैंक जी, यू। अपना थैंक यू प्रेजेंटेशन दिया उसमें मैम, आपको आपने, बहुत अच्छा रहा। हाँ मतलब बहुत रीसेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को बहुत मिला पता मैम, चले, डेटा जी, उसमें आपने ऐड किए थे रंजना मैडम। तो यस। ये बहुत सारी जानकारी हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे ही मिल गई आपके प्रस्तुति के माध्यम से। ये जो अभी क्वेरी आई है धनेश्वरी मैडम की, तो इस पे हम कुछ बात रखना चाहेंगे कि ये आपने जो जी बताया मैम, था ना, मेजर्स टू स्टॉप इंसिडेंसेस ऑफ चाइल्ड यस। लेबर है, इसमें आपने यस। मेंशन किया था। हम आपके लिए फॉर बोल रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं। तो यस। इसमें आपने यस। बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन ये यस। एक बहुत अच्छा माध्यम है चाइल्ड यस। लेबर को कम करने का। देखिए हम लोग उनको रोके रोके आप ये नहीं करें, ये संस्था जो भी एनजीओ करे वो अपनी तरफ है, लेकिन जो बोलते हैं ना एक सेल्फ मोटिवेशन, स्वतः यस। प्रेरणा, यदि यस। उनको ये सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी दे दी जाए, तो यस। वो अपने आप ही सक्षम हो जाएंगे अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए। हाँ वो जाते इसीलिए हैं कि वो डेफिसिट में रहते हैं, अभाव में रहते हैं, इसीलिए। यस। तो ये जो आपने पॉइंट बोला था ये बहुत मतलब हम बोलेंगे कि टू दी पॉइंट था, सटीक था, कि जो अभी एनईपी 2020 है इसमें वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस इसीलिए ही दिया जा रहा है। और इसमें मतलब जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो क्राफ्ट है और एंटरप्रेन्योरियल यस। स्किल को डेवलप करने के लिए है कोर्सेज, लोकल आर्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इस पर यस। सरकार मतलब सोच रहे हैं शिक्षाविद जो भी विशेषज्ञ हैं, तो वो इसका बहुत बड़ा एक सोल्यूशन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और जो भी उनकी प्लानिंग है कि भाई 2025 तक के लगभग 50% जो है वो लोग इस तरह से मतलब अप्रेंटिसिज्म ये सारी चीजों से
लाभान्वित हो जाए। तो ये एक अच्छी पहल है उनकी तरफ से। हमारा इसमें यही सजेशन, एक सुझाव या अपना एक मत या व्यू है कि यदि हम चाइल्ड लेबर को कम करना चाहते हैं तो हमको ये वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यदि ज्यादा बढ़ा दिए जाएं, और बच्चे अपार्ट फ्रॉम देयर स्कूलिंग, वो स्कूल के बाद जाकर उनको ये मतलब सुविधा दी जाए कि ज्यादा सेंटर्स खुल जाएं जगह जगह पे, रूरल एरियाज में भी। तो वो जाकर, क्योंकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले लेंगे तो वो सक्षम हो जाएंगे अपना खुद का काम करने के लिए। और जब वो अर्न करने लगेंगे तो वो उनको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो एज चाइल्ड लेबर काम करें। जब वो खुद ही नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे तो फिर कोई उनको इन्वॉल्व करे, इसकी भी संभावना कम हो जाएगी। बहुत अच्छा रहा मैम, थैंक यू सो मच। मैम इसमें एक चीज और है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है कि एजुकेशन को रियल लाइफ से जोड़ें और स्किल डेवलपमेंट को एजुकेशन के साथ लाएं। तो जब स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के साथ होगा ना, और बच्चा स्कूल में ही अगर सीखता जाए और हम उनका ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकें, उनके इंटरेस्ट को बढ़ा के, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अगर ये रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है और एजुकेशन सिस्टम इसको फुल्ली तरह इम्प्लीमेंट कर पाएगा ना, तो चाइल्ड लेबर को बहुत हद तक कम किया जाएगा। और आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को बताई हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं हमारे दोनों कॉलेज के बच्चे, और जब ये यूट्यूब में जाएगा वीडियो तो बहुत अच्छे मतलब अच्छी बातों को, चाइल्ड लेबर वर्सेस चाइल्ड वर्क को सीख पाएंगे। तो आपका आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय मैम, थैंक यू। अनुराधा मैम थैंक यू सो मच। आप जरूर एड ऑन करते हैं बहुत सारी चीजों को, अपनी चीजों को रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। थैंक यू नहीं, मैम। जैसा हमने कहा ना कि हम लोग इस टॉपिक्स पे, मतलब रिसेंट टॉपिक्स पे, करंट टॉपिक्स पे जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे ना, तो बहुत सारे आपके पास इंफॉर्मेशन होंगे, कुछ किसी और के पास होंगे, तो हम अपने आप मतलब ये ज्ञानवर्धन का एक बहुत अच्छा सोर्स और हाँ माध्यम साधन है है, है ना? जी तो जी। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा मैम। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। थैंक यू मैम। आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज बहुत ही अच्छा रहा। आज के कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य सर और मैम का, जिनके मार्गदर्शन पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल मैम का, जिनकी सहायता से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और साथ ही धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सभी प्राध्यापकों एवं छात्र अध्यापकों का, जिन्होंने आज के विषय को बहुत ही गंभीरता से सुना होगा और कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। So at the end of the program, I once again thank to all of you. And now I'm going to end this program, and we'll meet tomorrow at the same time.